सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए साइंस की मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों इसके बाद हो सकेगा तो अभी आज है 14 तारीख, और 14 तारीख के बाद मतलब कि 2-3 दिन बाद हो सकेगा तो मैं आपके लिए नोट्स के वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपके जो कॉलेज वगैरह नहीं खुल रहे हैं तो वो आप घर बैठे आराम से अपने नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हो। यहाँ पर विज्ञान के कुछ अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न मिक्स लेकर के आया हूँ। लगभग टॉप 20 क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न हैं इसमें। सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया कि सजीव किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सजीव किसे कहते हैं, यानी कि सजीव किसे कहते हैं, लिविंग बीइंग, यानी सजीव जैसे कि हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, पेड़ पौधे, मानव, ये जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, पोषक श्वसन क्रिया होती है, प्रजनन एवं निश्चित जीवन यानी चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। सजीव कहते हैं। ठीक है। एक और आपको सजीव की परिभाषा याद होगी जो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी थी। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर की वीडियो भी है, वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी है। निर्जीव किसे कहते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निर्जीव के बारे में बेसिकली, तो यहाँ पर वह हो जाएगा, यानी कि वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं। जैसे कि मेज हो गया, कुर्सी हो गया, वाहन हो गया, आदि हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी निर्जीव हैं, क्योंकि इनमें ना तो श्वसन होता है, ना तो उत्सर्जन होता है, ना तो इसमें प्रजनन होता है, ना तो इसमें गमन होता है, ना तो इसमें गति होती है, ना तो इसमें वृद्धि होती है, कुछ तो होता नहीं, तो यानी कि सभी क्या है, निर्जीव होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी आपको कंफर्म होगा, बहुत से छोटी क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट 4th नंबर यहाँ पर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की आपको स्टार्च जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं और एक ऑक्सीजन, ये प्रमुख उत्पाद होते हैं प्रकाश संश्लेषण के। आगे बात करते हैं 5 नंबर, ये आपका लघुत्तरी वाले पोर्शन में चला जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपका लघुत्तरी जो होता है वो 2 नंबर का होता है। विज्ञान का टोटल 25 नंबर का पेपर होता है, जिनमें से 12 नंबर आपको लाने ही लाने होते हैं। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि जंतुओं एवं पौधों में अंतर। पहला हो जाएगा यहाँ पर जंतुओं और पौधों में अंतर, यानी कि पहला अंतर क्या हो जाएगा जंतुओं में कि पौधों के ऊपर वृद्धि है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े होते हैं। ये सभी क्या है, ये पौधे हो गए, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे क्या होते हैं, अधिक ऊंचाई तक जा सकते हैं, काफ़ी बढ़ सकते हैं, लेकिन जंतु क्या एक निश्चित ऊंचाई उनकी होती है, उससे बड़े नहीं होते हैं। उस दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है और जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधों में अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हमारा पहुंच जाता है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब वो रात को भी बढ़ेंगे, दिन में भी बढ़ेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है कि जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। जंतु क्या है, पौधों क्या, इनमें एक समानता बताइए क्या है। तो इसमें जंतुओं पौधों में समानताएं कौन कौन सी होती है, यानी कि वृद्धि, जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है। एक तो वृद्धि समानता हो गई, ठीक है, यानी कहने का मतलब जंतु जो है, जंतुओं में भी वृद्धि होती है और पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े भी होते हैं, तो ये इनमें एक मेन समानता हो जाती है जो दोनों में समान होती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है आकार, यानी कि जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। तीसरा हो जाएगा श्वसन क्रिया, यानी पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प क्या होता है। यानी पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को ही पुष्प कहा जाता है, यानी पत्तियों का रूपांतरण ही क्या होता है, पुष्प होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच जिसे कहते हैं, इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि वर्धी जनन की 2 विधियाँ बताइए। तो वर्धी यहाँ पर वर्षी लिख गया है, जड़ों द्वारा वर्धी जनन, जैसे कि इसमें आपका डहेलिया आ जाता है और इसमें आपका शकरकंदी आ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर शकरकंद को क्या है, ये
जड़ों द्वारा यानी कि वर्धी जनन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है, जड़ों द्वारा वर्धी जनन होता है। तनों द्वारा किस में होता है? तनों द्वारा जैसे कि आपका आलू हो गया, आलू क्या है प्रकार का भाई साहब? तना है वो, ठीक है, तो तने को लगाया जाता है। प्याज क्या है? तना है, तो प्याज भी लगाया जाता है। हल्दी क्या है? तना है, तो हल्दी को भी बोया जाता है। लहसुन क्या है? तना है, तो उसको भी लगाया जाता है। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है? तने से जनन हो रहा है, ठीक है। पत्तियों से जनन भी होता है। पत्तियों से जनन जैसे कि आपको पता है कि अजूबा होता है। अजूबा क्या होता है? पत्तियों से जनन होता है। उसमें पत्तियों से फूट के उसके बाद जड़ निकलती है, जड़ से फिर नया पौधा निकल आता है। तो क्या होता है? जो पत्तियों से जनन होता है वो किसमें होता है? अजूबा में होता है। आगे हो जाएगा यहाँ पर कि जड़ के प्रकार बताए। तो जड़ के प्रकार आपको पता है, मूसला या अपस्थानिक जड़, दो ही जड़ें होती है। जड़ के प्रकार दो ही होते हैं, एक तो होता है मूसला जड़, एक होती है अपस्थानिक जड़। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, जो मूसला जड़ होती है वो अधिक गहराई तक जाती है, लंबी होती है, ठीक है। और जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो 2-3 सेंटीमीटर तक रहती है, यानी वो झगड़ा जड़ें, झगड़ा जड़ें भी इनको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बताए। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ कौन कौन सी? एक तो विखंडन द्वारा, दूसरा कलिका द्वारा। एक विखंडन द्वारा हो जाएगा, दूसरा कलिका द्वारा हो जाएगा। अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ ये हो जाती हैं। 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताना है। तो ड्रोसेरा, नेफेंथीज और यूट्रिकुलेरिया जो होते हैं, ये 3 जो हैं कीटभक्षी पौधे के नाम से जाने जाते हैं। यानी 3 होते हैं ऐसे पौधे जो कीटों को भी अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि पौधे के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताना है। तो उत्तर पौधे के 5 भाग होते हैं। जैसे कि जड़ से स्टार्ट करते हैं, जड़ होती है, फिर उसके ऊपर तना होता है, फिर उसके ऊपर पत्ती होती है, फिर उसके ऊपर फूल, फिर फल होते हैं। तो ये सभी 5 भाग इसके हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि पराग कण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये भी आपका 2015 फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणसूत्रों की संख्या जैसे कि मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू में कितने होते हैं? 48, तथा ड्रोसोफिला में कितने होते हैं? 8 गुणसूत्र होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कोशिका भित्त किस में पाया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो कोशिका भित्त पादप कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका भित्त सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताना। तो क्लोरोफिल का पहला कार्य हो जाएगा, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा कारण इसका हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि बीज के प्रकीर्णन की ये दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि आपका पोस्ता में होगा, और आपने क्यों ने एक गांव में नाम सुना होगा चिलबल का पेड़ जो होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है? सेम यही प्रक्रिया होती है। फल के निरंतर हिलने डुलने से क्या होता है? बीज हवा में उड़ जाते हैं। उसके बाद इसी तरह से फल के हिलने डुलने से जो कपास होता है उसके भी बीज उड़ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो परागकण या बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। सिंपल सी बात, परागकणों को बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। पहली विधि हो जाएगी जल द्वारा। भाई जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदियों के किनारे क्या होता है, नदियों के किनारे पेड़ नदी की तरफ झुके हुए लगे हैं, उसमें अगर उनके बीज गिरेंगे तो तैर के जाएंगे इस स्थान से उस स्थान, पता नहीं कहाँ जाके वो फिर नदी से पानी बड़ी नहर में, नहर से छोटी नहर में, नहर छोटी नहर से खेतों में सिंचाई होती। उसके बाद देखते हैं कि खेत में नया पौधा उगाता है। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि खेतों में एक ऐसा पौधा उग आता है जो उस खेत की 100 मीटर तक की दूरी में या फिर 1 किलोमीटर दूर की दूरी में वो पौधा होता ही नहीं है, लेकिन कैसे जम जाता है? जल द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। मतलब उस खेत में नहर से अगर पानी आया है तो नहर के जरिए वो बीज आ गया वहाँ पर और एक नया पौधा जम गया, ठीक है। हवा द्वारा भी सेम इसी तरह होता है। हवा में भी जैसे कि होता नहीं कि जो कपास के होते हैं, रुई जो कपास होता है उसके भी बीज इधर से उधर, या फिर मदार कह लीजिए, मदार के भी बीज इधर से उधर उड़ते रहते हैं और उड़ने के बाद इधर से उधर जाके जम जाते हैं। कीटों द्वारा कैसे होता है? तो कीटों द्वारा भी ऐसे ही होता है। पक्षियों द्वारा भी ऐसे होता है। पक्षियों द्वारा कैसे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इन्हें ये जो पक्षी होते हैं ये बीजों को खाते हैं, खाने के बाद बीज तो इनके पच मतलब इनका लीवर जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि बीजों को पचा सके, ठीक है। जब हमारा लोग का जब इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर इनका क्या कहा जाए। तो इनमें क्या होता है कि बीज वैसे कि वैसे इनके मल द्वारा निकल जाता है, और निकलने के बाद कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई घर पुराना है तो उसमें उसमें ईंट के बीच से एक बरगद का पेड़ नया निकल आया, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल आता है? ये उन्हीं के अवशेष से निकल के आता है और वहाँ पर जम जाता है, ठीक है। पक्षियों द्वारा ये प्रकीर्णन हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पौधों में कितने प्रकार का जनन होता है। तो वर्धा जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये 3 प्रकार के जनन होते हैं। वर्धा जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, 3 प्रकार के पौधों में जनन होते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा जड़ का प्रमुख कार्य बताए। तो जड़ का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? पहला, जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करता है और जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका जो होता है, ये दो इंपॉर्टेंट सबसे प्रमुख कार्य होते हैं। पहली चीज़ तो जड़ से खनिज पदार्थ या जल को भूमि से अवशोषित करके पत्तियों तक या तने तक पहुंचाता है। दूसरा यहाँ पर होता है कि जड़ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ये भी होता है कि स्थिर रखना, पौधे को स्थिर रखना, जमाए रखना, गिरने ना देना। ठीक है, ये होता है काम। तो उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो भाई साहब एक काम जरूर से जरूर करना, आप इधर अगर जितना ज़्यादा नोट डाउन करते चलेंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इधर नोट डाउन करते हुए चलेंगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन जरूर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाते हैं तब इससे बात अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।